हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के जो मेरे प्रीमियम यूज़र्स हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। आज से मैं मिशन स्टार्ट कर रहा हूं आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क ये सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। दीज आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जाम्स ऑफ द ईयर इन सो फार एज द लेवल ऑफ करंट अफेयर्स इज़ कंसर्न। अगर आप करंट अफेयर का लेवल देखें पिछले साल भी, तो सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आया था आरआरबी पीओ और क्लर्क का। इसीलिए पिछले साल 200 से ज़्यादा सिलेक्शन मैंने दिए हैं, लगभग 226 सिलेक्शन आरआरबी पी और क्लर्क में दिए थे। तो इस बार ऑब्वियसली मैं पिछले साल से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप भी मेरा साथ दें, तभी मैं वो नंबर अचीव कर पाऊँगा। तो आपको, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूँ मिशन कैसे काम करते हैं। मिशन में मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ, बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वही लेवल रहता है इनका। और उसके बाद आपको ये अटैम्प्ट करना है और अपना परफॉर्मेंस जो है वो मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। आपको एक पेपर और पेन लेके बैठना है। मैं पहले क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, 20 क्वेश्चन कराऊंगा एक वीडियो में। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर आप कोशिश करिए कि उनके आंसर करें। और आपको आरआरबी पीओ के लिए जो करंट अफेयर पढ़ने हैं 1 मार्च से पढ़ने हैं, यानी कि 1 मार्च 2023 ऑनवर्ड्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है, लेकिन बहुत ही बेसिक, डिटेल में नहीं जाना है। जितना मैं पढ़ाऊँ बस उतना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 1 मार्च 2023 से आपको अपनी स्टडी करनी है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए। तो आपको रजिस्टर में अपने 20 वो लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, और जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो आपको आंसर लिखना है। उसके 10 सेकंड का मैं पॉज लूँगा, ब्रेक लूँगा, जिसमें आपको आंसर लिखने हैं। और उसके बाद जो है आप मैच करें और देखिए कि 20 में से कितने आप कर पाते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ मैं। और जो आपको स्क्रीनशॉट भेजने हैं मेंटरशिप ग्रुप में ही मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम पर भी, तो मैं काफ़ी ओवरवेलम हो जाता हूँ इतने मैसेजेस से। तो हो सके तो आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 365 रुपीज़ आपको देने हैं पर ईयर, 1 साल के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये हैं मेरे शुरू के 4 क्वेश्चन। तो 5 स्लाइड हैं, एक स्लाइड पे 4 क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है। तो आंसर लिखना शुरू करिए। कौन सा लघु वित्त बैंक है, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसने महिलाओं के लिए एक स्पेशल सेविंग अकाउंट लॉन्च करा है जिसका नाम है ब्लॉसम सेविंग अकाउंट। ब्लॉसम नाम का अकाउंट, इसमें महिलाओं को 7% तक का ब्याज मिलेगा, यानी काफ़ी अच्छा ब्याज मिलेगा। तो ये कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्टार्ट किया है, ये आपको बताना है। कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी अभी महिलाओं के लिए, उन महिलाओं की हेल्प करने के लिए जिन्होंने कैरियर से ब्रेक लिया है, एक अनपॉज इनिशिएटिव शुरू करा है। अनपॉज, ठीक है, UNPAUSE, अनपॉज। एक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है उसका जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है उसका कितना प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए, यानी कितने % प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रखनी होती है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को। समझ में आया क्वेश्चन। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो भारत सरकार चलाती है, ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। तो इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना होता है, यानी सीनियर सिटीजन जो हैं वो इस सेविंग स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। चलिए इनके फटाफट आप मैं चाहता हूँ इनके आप आंसर लिखिए। मैं 5 सेकंड का सिर्फ आपको समय दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इनके आंसर बताऊँगा। अपने रजिस्टर पे तुरंत लिखिए। चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नीचे से स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो होती है, इसमें जो मैक्सिमम पूछी है इन्वेस्टमेंट लिमिट, पहले 15 लाख थी, अब 30 लाख है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 30 लाख रुपए। और अगर मैं यहाँ पे पूछता मिनिमम, तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1,000 रुपये। मिनिमम है 1,000 और मैक्सिमम है 30 लाख। इज़ दैट क्लियर। और मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, 5 साल। 5 साल मैच्योरिटी पीरियड जो है वो इसमें होता है। और ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज अभी मिल रहा है 8.2%, लेकिन आप ये याद मत रखिए क्योंकि 3 महीने बाद चेंज हो जाता है। तो अप्रैल, मई और जून 2023 के लिए इतना है, 1 जुलाई से डिफरेंट होगा। तो आपका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से सितंबर में होगा, आरआरबी पीओ का मेंस एग्ज़ाम। तो तब देख लेना कितना चल रहा है, ऑब्वियसली मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा तब। अभी 8.2 चल रहा है। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाना चाहिए। काफ़ी हाई होता है इनमें। जो नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं उनमें
40% रहता है, लेकिन इसमें 75% रहता है। अनपॉज इनिशिएटिव शुरू करा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, और ब्लॉसम नाम का जो वुमेन सेविंग अकाउंट है ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू करा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए अगले 4 सवाल हैं, उम्मीद करता हूँ 4 में से आपने कम से कम एक तो ठीक किया होगा। अभी पहला वीडियो है तो मैं डिफ़िकल्ट नहीं बना रहा, लेकिन सेकंड थर्ड ऑनवर्ड्स मैं काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दूंगा लेवल, ठीक है। एक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है उसके 50% जो लोन है मिनिमम, वो कितने रुपए से कम के होने चाहिए, तो आपको अमाउंट बताना है, इसलिए इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं, छोटे लोन। तो 50% जो लोन होने चाहिए, इसके मिनिमम 50%, वो कितने रुपए से, कितने अमाउंट से कम के होने चाहिए। भारत में नेशनल पेंशन सिस्टम चलता है, एनपीएस। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी तो उसको रिप्लेस करके नेशनल पेंशन सिस्टम चलता है। आपको ये बताना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करता है, यानी इसका नियमन कौन करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी एक एमओयू साइन करा है टू एनहांस द कॉपरेशन एंड जॉइंटली एनेबल इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री। भारतीय रिजर्व बैंक जो वित्तीय उत्पाद और सेवाएं हैं, यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनमें नवाचार करेगा, इनोवेशन करेगा, कौन से कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर। रिलायंस ने अभी अभी जर्मनी की कौन सी रिटेल चेन को खरीदा है, यानी सुपर स्टोर चेन को खरीदा है 2,850 करोड़ रुपए में। तो इनके आंसर लिखिए फटाफट। कोशिश करिए कि एक जो बॉल पेन होता है उससे आंसर लिखें, क्योंकि जब आप मुझे फ़ोटो भेजते हैं तो पेंसिल से वो काफ़ी लाइट लगता है। देखते हैं आंसर। तो देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक में 50% मिनिमम जो लोन होने चाहिए ना, वो 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए, तभी फ़ायदा है, वरना तो वो कॉर्पोरेट लोन देना स्टार्ट कर देंगे, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो पर्पज़ है वह डिफीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। नेशनल पेंशन सिस्टम को कौन चलाता है? पीएफआरडीए में वो करता है, रेगुलेट करता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अटल पेंशन योजना को भी पीएफआरडीए ही रेगुलेट करता है, क्योंकि ये भी एक पेंशन योजना है, तो इसे भी पीएफआरडीए करता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई है, यानी संयुक्त अरब अमीरात का जो सेंट्रल बैंक है, उसके साथ मिलकर एमओयू साइन करा है। जर्मनी की जो रिटेल चेन खरीदी है रिलायंस ने, उसका नाम है मेट्रो कैश एंड कैरी। मेट्रो कैश एंड कैरी। चलिए अगले 4 सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी कंपनी है जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? आईएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है किस सरकारी कंपनी को? कौन सी कंपनी ने जो सिलिकॉन वैली बैंक है जो फेल हो गया था, इसका ब्रिटेन का बिजनेस सिर्फ 1 पाउंड में परचेज किया? तो किस कंपनी या किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का जो ब्रिटेन का बिजनेस है वो बाय किया? कौन से म्यूचुअल फंड ने अपना नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड रख दिया है? बंधन म्यूचुअल फंड इज द न्यू नेम ऑफ विच म्यूचुअल फंड? कौन सी ऐसी टर्म है जो प्रोफेसर राज कृष्णा ने दी थी 1978 में? एक टर्म है जिसको कॉइन किया था लेट इकोनॉमिस्ट राज कृष्णा ने, वो टर्म आपको बतानी है। तो चलिए लिखिए आंसर। चलिए बताता हूं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की बात कर लें थोड़ी सी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्या होती है? एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। कई बार इसको हम एनबीएफसी आईएफसी लिखते हैं ऐसे, क्योंकि एक तरह की ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। अगर आपको ये कंपनी खोलनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, तो आपका नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट कितनी है? 300 करोड़। 300 करोड़। आपकी कैपिटल एडिक्वेसी कितनी होनी चाहिए? 15% होनी चाहिए, और 15% में से टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए कम से कम 10%। कैपिटल एडिक्वेसी कम से कम 15% और टीयर 1 कैपिटल उसमें से 10%। एक चीज़ और, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के 75% जो एसेट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन के रूप में दिए हुए होने चाहिए। समझ गए? मान लो आपकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है 1000 करोड़ की, तो 1000 करोड़ में से 750 करोड़ यानी 75% जो है कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने लोन दिया होना चाहिए।
तभी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, नाम से पता चल रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करे। तो 75% जो उसका पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में जाएगा। 300 करोड़ रुपया कम से कम खोलने के लिए चाहिए, 15% कैपिटल एडिक्वेसी चाहिए, और उसमें से 10% जो है वो टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए। ये सब कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हो तो आरबीआई के पास पहुंच जाओ और अप्लाई कर दो। कहाँ अप्लाई करोगे? एक पोर्टल बनाया है प्रवाहा, चलो उसके बारे में कभी और बात करेंगे, पहले अभी आज देख लेते हैं। तो ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इरेडा। सिलिकॉन वैली बैंक का ब्रिटेन बिजनेस खरीदा है एचएसबीसी ने। बंधन म्यूचुअल फंड का पुराना नाम है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। राज कृष्णा ने टर्म दिया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो लगभग 3.5% के आसपास हमारा जीडीपी ग्रो करता था ना 1950s और 60s में। तो प्रोफेसर राज कृष्णा ने कहा था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। चलिए अगले सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो चेक करेगी कि क्या जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी तो अदानी ग्रुप जो है क्या उसको कोई सरकार ने फेवर तो नहीं किए, और इन्वेस्टर जो है उनके जो लॉसेज हुए तो क्या वो रेगुलेटरी फेलियर की वजह से हुए। इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाई गई है इसका चेयरमैन कौन होगा? भारत में पहला मेट्रो कौन सा है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, यानी सीबीडीसी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है? कौन सी कंपनी ने, एक कम्युनिकेशन कंपनी है मिमोसा नेटवर्क्स, इसको $60 मिलियन में बाय कर लिया है? मिमोसा नेटवर्क्स की एक्वायरिंग कंपनी कौन सी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने फिन एम्पावर प्लेटफॉर्म बनाया है किसके साथ मिलकर? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करी है? फिन एम्पावर। फिन एम्पावर क्या है? ये महिलाओं को फाइनेंशियली एम्पावर करेगा ये प्लेटफॉर्म फिन एम्पावर। लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बनाया है, ये आपको बताना है। लिखिए आंसर। चलिए आपको बताता हूँ। देखो, एक्सपर्ट कमेटी जो बनी थी उसके चेयरमैन हैं अब है मनोहर सप्रे। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं। अब है मनोहर सप्रे। कोची मेट्रो जो है केरला में, कोची शहर को पहले कोचिन बोलते थे, एक ही बात है। कई जगह वर्ड हम कोचिन यूज़ करते हैं, जैसे कोचिन शिपयार्ड, क्योंकि वो कंपनियों का नाम तो वही रहता है ना। जैसे मद्रास का नाम चेन्नई है लेकिन आईआईटी का नाम तो आईआईटी मद्रास ही है, आज भी कोई आईआईटी चेन्नई नहीं बोलता उसे। तो कोची जो मेट्रो है कोचीन केरला, वो पहला है जो सीबीडीसी को अपनाएगा। मिमोसा नेटवर्क्स को खरीदा है रेडिसस कॉरपोरेशन ने। रेडिसस कॉरपोरेशन ये रिलायंस जियो की सब्सिडरी कंपनी है, रेडिसस कॉरपोरेशन। फिन एम पावर प्लेटफॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यूएन वुमेन के साथ मिलकर बनाया है। तो आंसर है यूएन वुमेन। और हमारे आखिरी के 4 सवाल। भारत सरकार ने एक स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट हैं स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं, तो उनको फंड किया जा सके। इसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है? स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड को कौन मैनेज करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर काम करता है। इनके हिसाब से भारत का जो पर कैपिटा इनकम है एट करंट प्राइसेस, वो कितना था फाइनेंशियल ईयर 23 में? जो लेटेस्ट डेटा आया है उसके हिसाब से वो कितना था, यानी भारत में औसतन ऑन एन एवरेज व्हाट डज एन इंडियन अर्न पर ईयर? एक भारत का व्यक्ति एक साल में कितना पैसा कमाता है उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। कितनी थी? ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, जो आईफोन को बनाती भी है एप्पल के लिए और असेंबल भी करती है। ये $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में और अपना प्लांट लगा रही है। कहाँ पे लगा रही है? फॉक्सकॉन कंपनी का नया प्लांट जो है असेंबली और प्रोडक्शन आईफोन के लिए, वो कहाँ पे है? और ये बताना है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लोन दिया है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के लिए। ये किसको कनेक्ट करेगा? ये मुंबई और नावी मुंबई को कनेक्ट करेगा। अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहते हैं तो सेवड़ी करके एक जगह आती है मुंबई में, उसको ये जो चल नाम की जगह है नावी मुंबई में, उससे कनेक्ट करेगा। सेवड़ी और चल मुंबई को नावी मुंबई से जोड़ेगा। इसको बनाने के लिए जो लोन है भारत सरकार ने किससे लिया है?
चलिए देखते हैं। देखिए, NSO के हिसाब से जो हमारी भारत की पर कैपिटा इनकम है वो है 1,72,000। यानी भारत में एक व्यक्ति एक साल में औसतन एवरेज इतना पैसा कमाता है। ये इन्फ्लेशन एडजस्ट करके नहीं बता रहा हूँ, नॉमिनल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, रियल नहीं बता रहा हूँ, ये नॉमिनल बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1,72,000 रही फाइनेंशियल ईयर 23 में, ये NSO का डेटा है। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड को कौन वो करता है, ये अच्छा सवाल है। SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड, SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैप वेंचर्स लिमिटेड। फॉक्सकॉन अपना प्लांट लगा रहा है कर्नाटक में। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है जीका, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, जीका। ये जीका फंडेड प्रोजेक्ट है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। यह था हमारा मिशन RRBPO का सेट नंबर 1। मेरी कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सेट आपको करवाऊँ, ठीक है। बहुत सारे सेट आएंगे, पिछली बार भी मैंने 24-25 सेट बनाए थे और अभी मैंने इस बार काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया है। अभी तो नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन एक कैलेंडर आया है उसी के हिसाब से, और हर बार RRBPO उसी टाइम पे होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सितंबर में आपका मेंस होगा। अब वो हो सकता है सितंबर में ना हो, थोड़ा पहले अगस्त में हो जाए, लास्ट वीक में, बस इस 2-3 हफ्ते ऊपर नीचे रहता है। बट ये सारे एग्जाम एकदम टाइम पे होते हैं, क्योंकि RRBPO को भी IBPS ही करवाता है, ठीक है। तो मिशन में बने रहिए साथ। ये मिशन फ्री है, इसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना, फ्री है। अगर आपने मेरा करंट अफेयर का कोर्स खरीदा हुआ है तो बस उन सबके लिए फ्री है ये, इसका कोई अलग से पैसा नहीं देना। बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, और जो भी प्रैक्टिस कराऊंगा मार्च से सितंबर इन 6 महीने की कराऊंगा। फरवरी में बस बजट और इकोनॉमिक सर्वे के कुछ क्वेश्चंस में डालूंगा ज़रूर आने वाले वीडियोज़ में, तो उनका इंतज़ार करिए। और जैसा मैंने बताया, पूरी सिंसियरिटी के साथ अगर आप चलेंगे तो ओवर द ईयर्स इतने ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं कि जिनकी गिनती नहीं है, और आपका भी ज़रूर हो सकता है, लेकिन सिंसियर रहना होगा। जैसे कहा जाए वैसे अगर आप कर लेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर आप ऑब्वियसली, दिमाग तो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, काम से बचने की तरफ ज़्यादा जाता है, तो फिर आप उसको वो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे मेरे कोर्स के, जो आप जिसके लिए आप मेरे पास आए हैं, ठीक है। तो इंतज़ार करिए सेट नंबर 2 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रीमियम स्टडी IQ।